नीता ने ही घर का सारा काम संभाल लिया था। भावना जी तो बच्चों के साथ ही अपना समय व्यतीत करती थी। विनय और वर्मा जी तो सुबह ही खाना खाकर दुकान पर निकल जाते थे। पवन की ट्रांसफर नोएडा होने पर भावना और वर्मा जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। उम्र के इस दौर में अगर सारे बच्चे साथ रहे तो खुशी बयां नहीं की जा सकती। लेकिन जब से पवन और रीना वापस आए हैं, तब से सुबह रोज कोई ना कोई नई उलझन आन खड़ी होती थी। रीना को ना तो कोई रीति रिवाज का पता था और ना ही वह बहू नीता के जैसे पारंपरिक साड़ी पहनकर सर ढक सकती थी। भावना जी देखती थी कि रीना भी घर में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हैदराबाद की नौकरी तो वह छोड़ आई थी और 5 महीने बाद वह भी मां बनने को थी। खाली समय मिलने पर वह नीता के तीसरी और चौथी में पढ़ने वाले दोनों बच्चों को भी होमवर्क इत्यादि करवा देती थी। रसोई में भले ही उसे पारंपरिक सब्जी रोटी अच्छी नहीं बनानी आती थी, लेकिन फिर भी पिज्जा, पास्ता या ऐसी कोई भी चीज वह ब्रेकफास्ट में या शाम को सबको बनाकर खिलाती थी। उसके आने से बच्चे बहुत खुश थे और घर में भी खानपान में काफी बदलाव आ गया था। कई बार जरूरत पड़ने पर वह गाड़ी लेकर बाहर के काम भी कराती थी। भले ही उसे त्योहारों पर कुछ करना ना आता हो, लेकिन जैसे जैसे नीता कहती थी वह मानती थी। वह कितना ही अच्छा खुद को उस परिवार के अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन नीता को उसका अलमस्त व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि भावना जी भी घर की परंपरा में चूक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब अपने छोटे बेटे बहू का दोबारा से कहीं और जाना भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए वह कुछ भी देखकर आंख मूंद लेती थी। वर्मा जी भी घर में आए सबके व्यवहारों के परिवर्तन को समझते थे। इसलिए अंत में उन्होंने यह फैसला किया कि रीना के बच्चा होने के बाद रीना और पवन ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और नीचे नीता के साथ वर्मा जी और भावना जी पहले के जैसे ही रहेंगे। वर्मा जी ने यह फैसला भी किया कि अब गांव का मकान बेच देंगे और उन पैसों से दोनों बच्चों को अलग करने से पहले घर में कुछ अच्छा सा इंटीरियर भी करवा लेंगे। पवन हैदराबाद में जब अपने दफ्तर के किसी काम से गया हुआ था, तभी विनय और वर्मा जी को भी गांव जाना पड़ा, क्योंकि कोई पार्टी उनका गांव का मकान खरीदने को तैयार थी। नवरात्रि में नीता पूरे 9 व्रत रखती थी और रोज सुबह 4 बजे उठकर वह और उसकी कई पड़ोसिनें कालका माई के दर्शन को भी जाती थी। उस दिन उसके जाने के बाद कमरे में बिट्टू 5 बजे जग गया और अपनी मम्मी को बिस्तर पर नहीं पाकर वह भावना जी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर सामने पड़े शेल्फ से टकरा गया। जमीन पर वह और शेल्फ का सामान जोर से उस पर गिरा। उसके माथे से भी बेइंतहा खून बह रहा था। आवाज सुनकर रीना और भावना जी दोनों दौड़ी आई। आते ही रीना ने बिट्टू की हालत देखी, उसके माथे से भी खून बह रहा था। रीना ने जल्दी से बिट्टू को पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। घर में उस समय कोई और आदमी तो था ही नहीं। भावना जी को उसने मिनी के साथ घर पर रहने के लिए कहा। 9 बजे तक जब नीता घर लौटी और सारे हादसे का पता लगने पर वह भी घबरा गई। तभी रीना भी बिट्टू को लेकर वापस आ गई। उसने बिट्टू के माथे पर पट्टी बंधवा दी थी और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था, जिसके कारण कि उसे प्लास्टर बंध गया था। पर उसने दोनों से कहा घबराने की बात नहीं है, माथे पर एक टांका आया था और अब खून भी बंद है। दवाई मैं ले आई हूँ। रोते हुए पहली बार नीता ने रीना को गले लगाया और कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम देर से उठती हो, परंपरा नहीं निभाती हो, बेहद मॉडर्न हो, तुम घर के लिए उपयुक्त नहीं हो, पर मैं गलत सोचती थी। आज अगर तुम ना होती तो। तभी भावना जी भी मुस्कुरा उठी और बोली नहीं बेटा, तुम दोनों बहुएं ही बहुत अच्छी और मेरी लाडली हो। इस घर को तुम दोनों की ही जरूरत है।
घर की सारी परंपराएं नीता के कारण जीवित रहेंगी और घर की छोटी मोटी मुसीबतें तो रीना यूं ही दूर कर देगी। भावना जी ने दोनों बहुओं के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम दोनों से ही मेरा घर पूर्ण होता है। प्रेम के अतिरेक में गले लगी हुई नीता और रीना दोनों की ही आंखों से अश्रु धारा बह रही थी।